वैकेशंस जितने क्लोज आ रहे हैं उतना हमारा एंथुसियाज्म बढ़ता जा रहा है. लेट्स टेक योर अटेंडेंस फर्स्ट. किरमी, एंजल, Present, sir. अनिरुद्ध. Present, sir. हैं? अनिरुद्ध? अनिरुद्ध में कौन अब बोल दिया मेरे को लगा. अच्छा, किरमी एंजल दोनों प्रेजेंट है. ओके. एंजल प्रेजेंट, अनिरुद्ध इज प्रेजेंट. ध्रुव चौधरी, प्रियंका, Present, sir. पूजा, Present, sir. भूमिका, Present, sir. मितेश, साहिल, प्रेजेंट सर. स्टेफी, Present, sir. ओम पटेल, प्रेजेंट. केशवी राणा, Present, sir. कृपाल, प्रेजेंट सर. दर्शनिका, टीशा, Present, sir. दर्शित, प्रेजेंट. वंश, प्रेजेंट सर. मयूर, प्रेजेंट सर. खुशबू, Present, sir. निराली, Present, sir. लीजा, Present, sir. तनुश्री, Present, sir. दीप, प्रेजेंट. तन्वी, Present, sir. शिवानी, कैनिल, संजो, प्रेजेंट सर. कैनिल, प्रेजेंट. संजो, प्रेजेंट सर. संजो, अदिति, Present. जील, एसवीबी स्टूडेंट्स, आदित्य, प्रेजेंट सर. वर्षिल, प्रेजेंट सर. खुशी पटेल, Present, sir. यश, प्रेजेंट सर. नील पटेल, भावना, Present, sir. ध्रुव, व्रज, चंदन. प्रेजेंट सर. कौन है? व्रज. ओके, व्रज इज प्रेजेंट. यस सर. चंदन, राज प्रेजेंट. वृत, प्रेजेंट सर. अभिषेक, प्रेजेंट सर. कुश, प्रेजेंट सर. प्रियांशी, Present, sir. धार्मिक, प्रेजेंट सर. लक्ष्य, प्रेजेंट सर. हर्ष, नंदिनी, Present, sir. मनीषा, संजना, Present, sir. जयवीर, पल्लव, प्रेजेंट सर. देवराज, हर्षिल. चलो, एसवी वाले बच्चों को अपने नंबर मिल गए सबको? यस सर. चलो ठीक है. सब खुश हो ना बेटा? नो सर. नो सर, वो तो कभी नहीं होगे, कभी जिंदगी में नहीं होने वाले तुम लोग. जिंदगी में कभी खुश नहीं हो सकते. आ जाओ, क्लास स्टार्ट करते अपन. नो सर, नो सर. मेरा नहीं है. अच्छा, पीपी सवानी वालों का ना वैकेशन आने वाला है. मेरे को रिपोर्ट मिली थी तो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ.
पीपी सवानी वालों का कैसा है वैकेशन? देखो आपका वैकेशन रहेगा, मतलब अभी आप लोगों का एग्ज़ाम है ना पीपी सवानी वालों का, तो आप लोगों को प्रिपरेशन लीव मिलेगा और आपका प्रिपरेशन लीव होगा 30 से, है ना। कल आपका क्लास लास्ट होगा, 30 से आपका प्रिपरेशन लीव होगा। पीपी सवानी वालों की बात कर रहा हूँ। 30 से लेके इनका प्रिपरेशन लीव रहेगा 6 तक, 6 नवंबर तक, है ना। फिर 7 से वापस आपकी क्लास चालू हो जाएगी, 7 से लेके 11 तक, 11 नवंबर, ठीक है। फिर दिवाली वैकेशन आपका रहेगा 12 से 16, 12 से 16 आपका वैकेशन रहेगा और 17 से फिर आपका रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। पीपी सवानी वालों का शेड्यूल आया मेरे पास, तो आप सबको समझ आ गया। इस तरह से आपका ये आपका प्रिपरेशन लीव रहेगा, जो भी आपका एग्ज़ाम वगैरह चलेगा उसमें आप जो भी तैयारी करोगे, इस दौरान आपका एग्ज़ाम चलेगा, है ना। 30 से लेके 6 तक एग्ज़ाम टाइम रहेगा। 7 से 11 आपका हो जाएगा क्लासेस, 7 से 11 क्लासेस एज इट इज़ चलेगी। 12 से 16 आपका दिवाली वैकेशन रहेगा और 17 से फिर आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। समझ आया आपको? पीपी सवानी वाले कान खोल के सुन ले, उनका ये शेड्यूल फॉलो होने वाला है, ठीक है। सबको समझ आ गई? अबे हाँ ना तो बोल दो, पता ही नहीं चल रहा सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है इनको। यस मन में एक और लड्डू फूटा। नो सर मत करो, मम्मी पापा सब याद आ जाएंगे। ये आपका शेड्यूल रहने वाला है, ये फाइनल शेड्यूल आपका आ गया है। ज़्यादा खुश मत हो, दिवाली वैकेशन, ये आपका दिवाली वैकेशन इतना ही रहेगा 4 दिन का, ठीक है। दिवाली वैकेशन आपका रहेगा 12 से लेके 16 तक, बस 12, 13, 14, 15 और 16, 5 दिन मेरे ख्याल से कम नहीं होते दिवाली के लिए। 5 days आर मोर देन इनफ, क्योंकि आपको यहाँ पे भी छुट्टी मिल रही है ना एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में भी। यहाँ पे आपको कितने दिन मिल रहे हैं? 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 8 दिन तो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं और 5 दिन आपकी वैकेशन हो गई, तो 13 दिन का वैकेशन आप मान सकते हो। 13 days का आपका वैकेशन है टोटल, ठीक है। 13 days का वैकेशन मेरे ख्याल से कम नहीं होता, बहुत होता है। 17 से वापस आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। दिवाली का तो 5 ही दिन है, ऊपर आपको 8 दिन मिल गए ना बेटा एग्जाम टाइम पे। 8 दिन आपको ऊपर मिल गए, 5 दिन आपको नीचे मिल गए, टोटल आपके 13 दिन हो गए। एससीवी स्टूडेंट्स का कोई सर्कुलर अभी तक आया नहीं है, तो एससीवी स्टूडेंट्स का कोई वैकेशन होने वाला नहीं है अभी तक। तो पीपी सवानी वालों को इतना वैकेशन मिला है, एसवी वालों का तो रेगुलर क्लास लगेगा ही लगेगा, ठीक है। एसवी वालों को 3 से 6 रेगुलर क्लास लगेगा, इसमें इनका कोई वैकेशन नहीं है, क्योंकि आप लोगों का कोई एग्ज़ाम है नहीं, आपका ऐसी क्लास एज इट इज़ लगेगा। अभी तक कोई सर्कुलर ऐसा आया नहीं है, इसका मतलब आपका क्लास रहेगा ही रहेगा। 7 से 11 भी आपका क्लास रहेगा ही रहेगा। 12 से 16 के बीच में हो सकता है आपको भी वैकेशन दिया जाए, क्योंकि इनको मिल रहा है, तो आपका भी शायद इसी के दौरान होगा। और 17 से फिर हमारे क्लासेस स्टार्ट हो ही रहे, तो एसवी वालों का भी बस यही 5 दिन का वैकेशन रहेगा, ठीक है। तो 22 डेट तक वैकेशन है। आपको स्कूल से क्या शेड्यूल मिला है मेरे को बताओ तो। 8 to 22। 8 नवंबर से 22 नवंबर, है ना। हाँ सर। अच्छा, तो और विजन वालों से अभी तक कोई शेड्यूल नहीं मिला ना आपको, विजन वालों की तरफ से? स्कूल से भी ऑफिशियल नहीं मिला सर। अच्छा हाँ, तो फिर मतलब आपका भी अभी तक एप्लीकेशन में आ गया, एप्लीकेशन में आ गया ऑफिशियल। अच्छा, हो गया, स्कूल में दे दिया है, लेकिन अभी तक यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया ना विजन की तरफ से। सर विजन वालों का भी वही होगा ना।
विजन वालों का भी वही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है बेटा। देखो पीपी सवानी वालों का सिर्फ 5 दिन का वैकेशन आया है इधर विजन वालों की तरफ से, बस 5 डेज का वैकेशन। लेकिन उनको ऊपर 8 दिन मिल रहे हैं ना। हाँ इनको ऊपर 8 दिन मिल गए हैं, तो इनके टोटल 13 डेज हो गए। आपको भी 13 डेज के अराउंड ही मिलेगा। अब वो कैसे मिलेगा वो अभी तक उन्होंने डिसाइड नहीं किया है, अभी तक कोई सर्कुलर इसके रिगार्डिंग आया नहीं है। लेकिन इतना मान के चलो ये 5 दिन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, 12 से 16 वाला। इसके अलावा आपको 8 दिन कहाँ पे मिलेंगे, हाँ इसके अलावा आपको 8 दिन कहाँ पे मिलेंगे वो आपको अभी पता चल जाएगा, 1-2 दिन के अंदर सर्कुलर आ जाएगा उसका भी, है ना। आपका 1 तारीख को रिजल्ट है ना मेरे ख्याल से, 1 नवंबर को, 1 नवंबर को आपका रिजल्ट है ना। हाँ तो 1 नवंबर को आपको पता चल जाएगा कि आपको ऊपर के 8 दिन कहाँ पे मिलेंगे, है ना। ठीक है, मिलेंगे तो यही 13 डेज के अराउंड ही, एज पर माय ओपिनियन ऐसा ही होना चाहिए। अब पता नहीं देखो क्या शेड्यूल बनता है, लेकिन पीपी सवानी वालों का ये फिक्स शेड्यूल है। हाँ इसमें कोई भी कैंसलेशन नहीं है, ये 100% फिक्स शेड्यूल है। एसपी वालों का मैं 1-2 दिन में कंफर्म करके बता दूंगा, अभी तक मेरे पास कोई नोटिस आया नहीं एक्चुअली। ठीक है, तो ये आपका शेड्यूल अभी तक जो पता चला है मैंने आपको बता दिया, जितना मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है उतना मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। ठीक है, चलो अब हम आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। बाकी है किसका अटेंडेंस रह गया? ललित। ललित का, हाँ ललित का अटेंडेंस। ललित आ गया क्या? कब का आया हूँ? सबका आया हुआ है। चलो ललित का अटेंडेंस हो गया, ठीक है। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा कल एक क्वेश्चन में डाउट आया था, बहुत सारे बच्चों ने पूछा था सर ये वाला क्वेश्चन बता देना, एक बार वो डिस्कस कर लेते। आप लोगों ने होमवर्क ही सबमिट नहीं किया, बहुत सारे बच्चों ने, क्यों? कल मैंने सबको ऑफलाइन वर्क दिया था, बहुत कम बच्चों ने सबमिट किया। उसमें से मितेश ने सबमिट किया था इधर से पीपी सवानी में, और एसपीवी में से प्रियांशी ने किया था, और 1-2 बच्चों ने और किया था। बेटा ऑफलाइन वर्क सबको करना ज़रूरी है, ऑफलाइन वर्क क्यों नहीं करते आप लोग? सबके लिए कंपलसरी है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, फिजिक्स में मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपको रेगुलर प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा। ठीक है, फिजिक्स में मार्क्स आएंगे आपके, डेफिनेटली यू विल स्कोर वेरी नाइस मार्क्स इन फिजिक्स, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको रेगुलर बेसिस पे देनी पड़ेगी। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मार्क्स कैसे आएंगे? फिर रिजल्ट वाले दिन मुंह बना लेते हो, सर और बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, फलाना कर दो, ठिकाना कर दो, है ना। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस रोज़ अगर आप करोगे तो नंबर अच्छे अपने आप आ जाएंगे बेटा, बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप सर को देने ही पड़ेंगे फुल में से फुल, आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा। हाँ अब मेरे को ये बताओ, जब ये पीपी सवानी वालों का एग्ज़ाम चलेगा तो एसवी वालों का क्लास टाइमिंग क्या रखे अपन, बताओ। अभी आपको डिसाइड करना है, जल्दी से बताओ मेरे को, अपना क्लास टाइमिंग क्या रखा जाए आपका? जैसे कि 30 तारीख से इनका एग्ज़ाम चलेगा ना पीपी सवानी वालों का, 30 से लेके 6 तारीख तक है या 7 तारीख तक है, जो भी है। ठीक है, तो 30 से 7 आपका क्लासेस का टाइमिंग क्या रखे बताओ? मॉर्निंग में रखें या फिर इवनिंग वाले सूटेबल है आपको, या फिर दोनों रखें? मॉर्निंग 1 घंटा और इवनिंग 1.5 घंटा, 2.5 घंटा फिजिक्स आपका रहेगा। ठीक है, ऑन द इवनिंग 2 hours 30 minutes खाली फिजिक्स ही पढ़ोगे आप। नो सर, इवनिंग में अच्छा है। देखो इवनिंग में तो रखेंगे, ये 1.5 घंटा तो आपका इवनिंग में रखेंगे। मॉर्निंग का क्लास फिर मॉर्निंग का नहीं रखेगा? सेल्फ स्टडी कर लेंगे ना, टाइम अच्छा। मिल जाएगा सर। मॉर्निंग में सेल्फ स्टडी करते हो क्या आप लोग घर पे? सही सही बताना सर। हमारा जेडबल कर लेंगे ना एसवीवी वालों का। क्या कर लेंगे? जेडबल वाला, उसमें हम पीछे है ना, जेडबलई तो में वो कहाँ? कर लेंगे हाँ जेडबलई में कहाँ पहुँचे हो? आफ्टरनून वाले क्लास में। हाँ मैं भी वही कह रहा था, आपकी जो आफ्टरनून वाली क्लास है, जो इवनिंग वाली है ना, मॉर्निंग इवनिंग वो हमने थोड़ा पढ़ा तो फिर हमने रिवीजन स्टार्ट कर दिया था ना एग्जाम के लिए। हाँ हाँ तो वो तो फिर हाँ, तो फिर वापस हम जेई वाली क्लासेस पे आ जाएंगे।
तो ऐसा करेंगे, मॉर्निंग में हम रिवीजन ले लेंगे, कंटिन्यू करें। मॉर्निंग में रिवीजन कर लेंगे, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में कंटिन्यू रखेंगे। एक काम करेंगे, जेई वाला ही कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। बेसिक टू जेई हम जाएंगे वापस, ठीक है। हाँ सर, हमारा तो एग्जाम हो गया, हमें रिवीजन क्यों चाहिए, चलेगा ना। बेसिक टू जेई लेवल हम ले जाएंगे और चैप्टर नंबर 4 से थैंक यू सर। ओए बेटा थैंक यू नहीं हुआ है, अभी क्लास लेनी है। चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4 से फिर चैप्टर नंबर 5 और फिर 6 और फिर 7 पे तो अभी पहुंचेंगे नहीं। ये 3 चैप्टर टारगेट लेके चलेंगे अपन, देखेंगे कितना कवर होगा, ठीक है। तो मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम ही रखेंगे, फिर तभी हम कवर कर पाएंगे, है ना। मॉर्निंग में 1 घंटा, इवनिंग में 1.5 घंटा। चैप्टर नंबर 4 से मैं स्टार्ट कराऊंगा, चैप्टर नंबर 3 तो आपका कंप्लीट होने वाला है, चैप्टर नंबर 4 से आपकी शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। 4 और 5 समझ गए सब लोग, ये प्लानिंग आप लोग। रिवीजन के पहले जहाँ से छोड़ा था वहीं से ही चालू कर। हाँ, तो रिवीजन के पहले मैंने कहाँ पे छोड़ा था आपको, मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी तो मेरे ख्याल से हमने काफ़ी अच्छे लेवल पे पढ़ लिया, बेसिक लेवल भी कर लिया, जेई लेवल भी कर लिया, है ना। और कैपेसिटर में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। देखो जेई लेवल पे हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स कवर कर लिया, हमने कैपेसिटर कवर कर लिया है, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ लिया है, फिर हमने आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा भी चल रहा है, बस कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो इसके बाद आपका फिर चैप्टर नंबर 4 ही बचता है ना, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद तो फिर आपका चैप्टर 4 ही आता है। बात समझ आई कि नहीं आई? ओके सर। हाँ ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4, 5 और फिर 6, ये 3 चैप्टर टारगेट लेके अपन चलेंगे। तो सुबह भी क्लास अटेंड करना है, इवनिंग को भी करना है ना। मॉर्निंग इवनिंग दोनों क्लास एज इट इज चलेगा, सुबह 1 घंटा, शाम को 1.5 घंटा, ठीक है। चलो अभी हम आज की क्लास करते हैं। अच्छा, आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा रिवीजन, शाम को 1.5 घंटा ना आपका, 4 to 5:30 वही टाइमिंग रहेगा, क्योंकि अब तो बायो वाला क्लास होगा नहीं। होगा क्या बायो वाला क्लास? अब आप रोज थोड़ी 4:15 बजाओगे, 4 बजे एग्जैक्ट हम स्टार्ट कर देंगे शाम को। तो शाम को 1 घंटा ही लो। तो बायो वाली क्लास तो होगी ना हमारी? बायो वाली क्लास है आपकी? हाँ तो कोई वो बात एसवीवी नहीं। की है क्लास, जो 4 बजे 4:15 को खत्म होती है ना, वो एसवीवी की है। अच्छा, एसवीवी वालों की। हाँ कोई बात नहीं भाई, 4:15 बजे वाला टाइम, शाम का टाइम हमारा फ्लेक्सिबल ही रहेगा, 4, 4:15 के आसपास वही अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 5:30 तक फिर उसको लेंगे, ठीक है। चलो बेटा, आपको खुश होना चाहिए, इतना अच्छा आपका फिजिक्स स्ट्रॉन्ग हो रहा है और एक सब्जेक्ट पे पूरा होल्ड आ जाएगा आपका फिजिक्स पे, है ना। तो फिजिक्स पे पूरा होल्ड चाहिए, तो इतनी मेहनत कर लो थोड़ी सी। और ये 2-3 महीने ही है आपको, बस देखो नवंबर तो आ ही गया, अक्टूबर एंड हो गया है, और आपके पास कितने महीने रहते हैं? देखो नवंबर, दिसंबर और जनवरी, है ना। ये 3 महीने आपको अच्छे से मेहनत करना है। उसके बाद फिर रिवीजन क्लासेस होंगी, फिर तो रिवीजन ही होगा, फुल रिवीजन, फरवरी, मार्च और अप्रैल, है ना। मई में आपका पेपर है ना। मई में आप लोगों का पेपर है ना बोर्ड का? पता नहीं सर। अभी पोस्टपोन तो हो गए थे, आपको न्यूज़ नहीं पड़ी थी क्या? पोस्टपोन हो गए थे ना बोर्ड के एग्जाम, मई में आने वाले। पोस्टपोन हो गया। हाँ, तो मई से पहले तो नहीं होंगे, मई से पहले तो नहीं होंगे, छोड़ा था तब, है ना। हाँ पोस्टपोन हो गए, मई से पहले नहीं होंगे आपके पेपर, जो होंगे ना मई में ही होंगे। तो जनवरी तक हमारा फुल सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी हमारे पास पूरे 3 महीने बचेंगे रिवीजन करने के लिए, और 3 महीने में आप पूरी फिजिक्स एंटायर रिवाइज कर सकते हो फिर से, स्टार्टिंग से लेके, मैं चैप्टर 1 से लेके लास्ट चैप्टर तक दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 पूरी 12th की फिजिक्स रिवाइज कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे 11th की फिजिक्स को भी रिवाइज कर सकते हो। 3 महीने आपके लिए बहुत बड़ा टाइम रहता है, यहाँ पे रिवीजन ही करना है आपको, सिर्फ रिवीजन करना है और कुछ नहीं करना है। सोचो आपकी प्लानिंग इतनी ज़बरदस्त चल रही है हमारी, जनवरी तक सारा कोर्स कंप्लीट करके हमारे पास 3 महीने फुल रिवीजन के लिए मिल जाएंगे, और यहाँ पे आप 11th पे भी अपने रिवाइज कर सकते हो टॉपिक्स, इतना टाइम आपके पास रहेगा।
है ना। तो अभी भी 6 महीने पूरे के पूरे पड़े हमारे पास, और 6 मंथ्स में हम बहुत सारा कोर्स कवर विद रिवीजन प्रॉपर कर सकते हैं। तो 3 रिवीजन तो आपके मैं ही करा दूंगा, उसके बाद आपको 2 रिवीजन खुद से करने हैं सेल्फ स्टडी में। 2 से 3 रिवीजन आप खुद से करोगे। सोचो 6 बार आप किसी सब्जेक्ट को रिवाइज कर लोगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर परफॉर्मेंस तो ऊपर जाने ही वाला है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 3 रिवीजन तो आपके क्लास में ही हो जाएंगे, उसके अलावा आपके सेल्फ स्टडी भी करोगे, उसके भी रिविजन्स हो जाएंगे, आराम से मार्क्स आएंगे। मार्क्स की बिल्कुल भी चिंता नहीं करना। जो बच्चे सोच रहे हैं सर हमारे नंबर कम आ रहे हैं, नंबर किसी के कम नहीं आएंगे। जिसके अभी नंबर कम आ रहे हैं उनको खाली थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और जब वो प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप लाइन अप हो जाएंगे, है ना, अपने आप वो ट्रैक पे आ जाएंगे। उसकी कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। चलो बेटा क्लास स्टार्ट करें अब। तो अभी तक हमने काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के सर्किट डिस्कस कर लिए, है ना। दर्शनिका इज़ ऑल्सो प्रेजेंट। हाँ दर्शनिका बेटा आपका अटेंडेंस मैंने मार्क कर दिया है, उसकी आप बिल्कुल चिंता मत करो, है ना। और किसी को कोई डाउट है तो बताओ। अच्छा कल मैंने ये क्वेश्चन दिया था, बहुत बच्चों ने इस पर डाउट पूछा था, आधे से ज़्यादा बच्चों ने तो सॉल्व भी नहीं किया था, देख के डर गए थे, है ना। जबकि था क्वेश्चन काफ़ी सिंपल, इस तरह का आपको सर्किट दिया हुआ था। ठीक है, इस तरह का सर्किट आपको गिवन था, और सबका रेजिस्टेंस R दिया हुआ था। सबका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ था? R के बराबर दिया हुआ। अब आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था अक्रॉस दिस पॉइंट X एंड Y, है ना। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस पॉइंट X एंड Y? ठीक है, ये कल का मैंने होमवर्क क्वेश्चन आपको दिया था। एक बच्ची ने सही आंसर दिया था, इसका प्रियांशी ने, है ना, प्रियांशी ने इसका सही आंसर निकाला था। बाकी बच्चे ने पता नहीं ट्राई भी नहीं किया था। हाँ सबके नंबर्स इंक्रीज हो जाएंगे। कौन से नंबर्स की बात कर रहे हो? इधर आ जाओ, देखो इधर, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ था कल होमवर्क में। कितने बच्चों ने ट्राई किया था? सही बताओ। आधे ने तो देखा ही नहीं होगा ये सवाल, साइड पे फेंक दी होगी कॉपी। यस, ललित ने किया था। कुश पटेल हंस रहा है, देखो। केसवी राणा, चश्मे के नंबर्स, ओके। बहुत कमेंटबाजी हो गई यार तुम्हारी। इधर आ जाओ। अब मुझे ये बताओ, देखो यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस आपका कनेक्टेड नहीं है, तो क्या ये वाली ब्रांच में करंट फ्लो करेगा क्या? देखो यहाँ पे वायर खुला हुआ है, हवा में है ना, तो क्या इस ब्रांच में करंट जाएगा? यस। यहाँ पे अगर कोई भी वायर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे हवा है। हवा है मतलब यहाँ पे आपका शॉर्ट सर्किटिंग है, रेजिस्टेंस आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। ये वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूँ, ये सेक्शन में आपका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट को टेंड करेगा ना, और जब रेजिस्टेंस आपका इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो करंट जीरो को टेंड करेगा। तो ये वाली ब्रांच में तो कोई करंट आने का सवाल पैदा होता ही नहीं है, तो इसको तो आप पहले ही डिलीट कर दोगे। आधी चीज़ आपको इधर से डिलीट कर देनी। देखो सर्किट आपका सिंप्लीफाई हो गया। अब अगर ध्यान से देखो तो ये दो रेजिस्टेंस आपके किस में हो जाएंगे? फिर ये वाली सर्किट को भूल जाओ, इसको डिलीट कर दो। अब यहाँ देखो, ये दो रेजिस्टेंस आपके किस में हो गए? पैरेलल में हो गए, है ना। और ये दो रेजिस्टेंस आपके, ये भी दो किस में हो गए? पैरेलल में हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आपको कुछ सर्किट डायग्राम मिलेगा। ठीक है, ये आपका R है, ये भी आपका R है, ये पॉइंट आपका X है और ये पॉइंट आपका Y है।
ये दो पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा r/2। फिर ये दो पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा r/2। अब वापस देखो यहाँ पे ये हवा में मतलब यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस आपका इनफाइनाइट हो गया, तो ये ब्रांच में भी आपका करंट 0 हो गया, है ना, करंट टेंडिंग टू 0 हो गया। मतलब ये ब्रांच भी कोई काम का नहीं है आपका, ये ब्रांच भी आपका हवा में आ गया, इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि इसमें भी करंट आपका 0। तो ले दे के आपके पास सिर्फ इतना ही बचा, ये रेजिस्टेंस एक बचा, करंट यहाँ से घूम के यहाँ पे आ गया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका ये दो हो जाएंगे, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2R के बराबर। तो इसका आंसर था 2R, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 2R। तो इस तरह से आपको थोड़ा दिमाग लगाना था कि कहाँ मैं रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। देखने में क्वेश्चन काफ़ी डरावना लगेगा, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट पता होगा तो यू कैन सॉल्व इजीली, है ना। इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम लेवल पे, कॉम्पिटिटिव बोर्ड्स में बहुत कम चांसेस है ऐसे क्वेश्चन पूछें। फिर से बताऊँ? अच्छा फिर से बताता हूँ। देखो कई बच्चों को, देखो इधर देखो, फिर से ड्रॉ करूँ क्या, ये इधर ही समझ लो। देखो इस तरह से आपको डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कोई भी वायर नहीं है ना, यहाँ पे कोई भी कंडक्टिंग वायर नहीं है, कोई भी रेजिस्टर कनेक्टेड नहीं है इसके अक्रॉस। तो यहाँ पे एयर है। एयर का मतलब, एयर का रेजिस्टेंस तो इनफाइनाइट होता है, आपको पता है ना। एयर का रेजिस्टेंस क्या होता है? इनफाइनाइट। जब कोई भी वायर कनेक्टेड ना हो, कोई भी एलिमेंट यहाँ सर्किट में कनेक्टेड ना हो, तो हवा का रेजिस्टेंस किसके टेंडिंग करता है? इनफाइनाइट का। शॉर्ट सर्किट हो जाता। तो यहाँ पे कोई आपका एलिमेंट है नहीं, तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा? 0। करंट विल टेंडिंग टू 0। तो ये वाला सेक्शन तो मेरे किसी काम का नहीं, ये वाले सेक्शन को मैंने डिलीट कर दिया। ये सेक्शन मेरा किसी काम का नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी करंट नहीं जा रहा। अब मेरे पास बचा ये दो सेक्शंस। तो ये दो आपके रेजिस्टेंस पैरेलल में, इनका नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, है ना। तो ये हो जाएगा R/2 के बराबर। तो ये रेजिस्टेंस मैंने लिख दिया R/2 के बराबर। सिमिलरली आपके ये दो रेजिस्टर देखो पैरेलल में, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल दिया अगेन R/2 के बराबर। अब ये दो रेजिस्टर्स को भी देखूं अगर मैं, तो R/2 और R/2, इनके अक्रॉस भी यहाँ पे कोई एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है, मतलब यहाँ पे वापस एयर है। तो यहाँ पे वापस इनका करंट इस ब्रांच में वापस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है ना। ये पॉइंट किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, पॉइंट हवा में ऐसे ही, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, है ना। इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये वाला ब्रांच भी आपका नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये वाला ब्रांच भी आपका नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा? देखो एक रेजिस्टेंस ये वाला बचा और एक रेजिस्टेंस ये वाला बचा। तो दोनों का इक्विवेलेंट ले लोगे तो किसके बराबर आ जाएगा? 2R के बराबर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 2R, ठीक है। आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो 2R के बराबर हो जाएगा। सबको समझ आया बेटा? यस, ऑल ऑफ यू गॉट दिस पॉइंट? यस सर। ओके। अब कई बार एग्जाम में ना इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी तक हमने जो भी सर्किट के एनालिसिस करे वहाँ पे सब हमने रेजिस्टेंस की बात करी थी। अब कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे रेजिस्टेंस और सेल्स का कॉम्बिनेशन दिया रहता है ना। मतलब जैसे एक रेजिस्टेंस लगा दिया, फिर यहाँ पे मैंने एक सेल लगा दी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया और फिर एक सेल लगा दिया, ठीक है। और इसको मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया। अब ये कॉम्बिनेशन मैं कर रहा हूँ सेल का और रेजिस्टेंस का, है ना। अभी तक मैं आपको खाली रेजिस्टेंस पे खेलते थे अपन। अब हम रेजिस्टेंस और सेल को कंबाइन करके देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं, है ना। रेजिस्टेंस और सेल के कॉम्बिनेशंस पे बात करते हैं, ठीक है। सपोज करो ये 1 ओम का रेजिस्टर है, ये भी 1 ओम का रेजिस्टर है, और ये आपका 5 ओम का रेजिस्टर, ठीक है। इस सेल का आपको पोटेंशियल दिया हुआ है विच इज़ 4 वोल्ट, इसका पोटेंशियल है 2 वोल्ट और इसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है कि हर ब्रांच में करंट कितना होगा। व्हाट इज़ द करंट इन एवरी ब्रांच, मतलब इस ब्रांच में कितना करंट होगा, फर्स्ट ब्रांच, सेकेंड ब्रांच और थर्ड ब्रांच, तीनों ब्रांच में आपको करंट का वैल्यू निकालना, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन ऑल द ब्रांचेस। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो हमने रेजिस्टर और सेल्स को कंबाइन किया हुआ है ना। यहाँ पे खाली रेजिस्टर्स नहीं,
रेजिस्टर्स को सेल्स के साथ हमने कंबाइन कर दिया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, है ना, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, सपोज करो हमें इस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता, इस पॉइंट को हम मान लो V पोटेंशियल पे है, मान लो सपोज करो जिस पॉइंट का पोटेंशियल हमें नहीं पता उस पॉइंट को मान लो V पोटेंशियल। अच्छा, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, देखो यहाँ पे तो पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है। टर्मिनल देख लो बैटरी के सारे पहले, ठीक है। हाँ, इसको हम बोलते हैं नोड पॉइंट, जहाँ पे मान लो एक से ज़्यादा ब्रांचेस आपकी कनेक्टेड है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसको हम बोलते हैं नोडल एनालिसिस। इस मेथड का नाम होता है दैट इज़ योर नोडल एनालिसिस। ठीक है, दिस मेथड इज नोन एज योर नोडल एनालिसिस। हमने एक नोडल पॉइंट कंसिडर किया, दिस इज योर नोडल पॉइंट, जहाँ का पोटेंशियल हमने मान लिया V। हमें नहीं पता ना यहाँ पे कितना पोटेंशियल है, हमें नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता इस पॉइंट के बारे में। ठीक है, तो हमने एज्यूम किया कि इस पॉइंट का पोटेंशियल आपका V है। ठीक है, और जिस पॉइंट पे हम पोटेंशियल V एज्यूम करते हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल मैक्सिमम है। हम ऐसा मान लेते हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल मैक्सिमम है, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, अगर हमारा एजम्पशन रॉन्ग होता है तो फिर आंसर अपने आप नेगेटिव आ जाता है। जैसे हम मैथ्स का प्रिंसिपल पढ़ते थे ना, जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर हमें किसी नंबर को इर्रेशनल प्रूफ करना है, जैसे √3 को मुझे इर्रेशनल प्रूफ करना है, तो मैं पहले मान लेता हूँ कि लेट √3 बी अ रैशनल नंबर, वी कैन एक्सप्रेस दिस नंबर एज इन अ रैशनल फॉर्म, A/B फॉर्म। इस तरह से हम एज्यूम कर लेते हैं, है ना। फिर अगर हमारा एजम्पशन फॉल्स होता है तो अपने आप वो कंट्राडिक्ट कर लेता है और हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल इस तरह का ही थोड़ा अप्रोच है ये। तो हमें इस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता कितना है, तो हमने मान लिया इस नोडल पॉइंट पे आपका पोटेंशियल V है और वो मैक्सिमम है। अब अगर मैक्सिमम पोटेंशियल है तो ऑब्वियसली करंट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगी। करंट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम मैक्सिमम पोटेंशियल टू मिनिमम पोटेंशियल। यहाँ से भी करंट आपकी इधर को जाएगी और यहाँ से भी करंट आपकी इधर को जाएगी, है ना, क्योंकि हमने मान लिया कि ये पोटेंशियल हमारा मैक्सिमम है, हमने ऐसा एज्यूम कर लिया। तो सपोज करो यहाँ से आपकी करंट निकली I1, ये वाली ब्रांच में आपकी I1 करंट गई, ये वाली ब्रांच में आपकी I2 करंट गई और ये वाली ब्रांच में आपकी I3 करंट गई। ठीक है, तीनों ब्रांचेस में हमने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, है ना। अब हम किरचॉफ का जंक्शन लॉ लगा सकते हैं इस नोडल पॉइंट पे। जंक्शन लॉ क्या बोलता है किरचॉफ का, कि सम ऑफ ऑल द करेंट्स एट दिस जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0, है ना, सम ऑफ ऑल द करेंट्स। तो देखो I1 करंट आपकी आउटगोइंग है, तो इसके लिए मैंने उसको प्लस लिख दिया। I2 भी आपकी आउटगोइंग है, उसको भी मैंने प्लस लिख दिया। I3 भी आपकी आउटगोइंग है, उसको भी मैंने प्लस लिख दिया। तीनों का समेशन किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। यहाँ पे हमने किरचॉफ का करंट लॉ लगा दिया, और यू कैन से योर जंक्शन लॉ, है ना, किरचॉफ करंट लॉ और यू कैन से जंक्शन लॉ। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आया। बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस है। जब भी आपके सेल्स और रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो, आपको हमेशा यही अप्रोच को फॉलो करना है। ठीक है, सबको पॉइंट क्लियर हुआ ये वाला? यस, एवरीवन गॉट दिस पॉइंट? हाँ, बहुत बढ़िया। चलो, तो हमने इतना यहाँ पे पता लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, करंट की वैल्यू लिखेंगे I1। तो I1 की वैल्यू क्या होगी, देखो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपका पोटेंशियल कितना है V, और यहाँ पे पोटेंशियल कितना है 4। पहली ब्रांच को देखोगे, ये करंट I1 आपका ये वाली ब्रांच में जा रहा है, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, दैट इज V-4, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव आप जाओगे, तो आई विल राइट I1 इज इक्वल टू V-4 अपॉन R, रेजिस्टेंस इज 1 ओम, है ना। I1 क्या होता है, डेल्टा V अपॉन R, हमेशा ध्यान रखो, दैट इज ऑलवेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। ठीक है, सिमिलरली मैं I2 लिख सकता हूँ। I2 क्या होगा, देखो I2 का वैल्यू आपको क्या होगा, I2 का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा V। अब यहाँ पे मैं देखो कहाँ से कहाँ जाऊँगा, V से नीचे जाऊँगा तो यहाँ पे आपका पोटेंशियल इंक्रीज करेगा ना, नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। तो मैं क्या लिखूँगा, V+2
अपॉन आर, रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 1 ओम, ठीक है, प्लस I3 का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, I3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये रेजिस्टर के अक्रॉस, तो यहाँ पे तो पोटेंशियल आपका V है, तो V -10 है ना, V -10 अपॉन रेजिस्टेंस इज योर 5, और सबका समेशन किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, सबका समेशन किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से आप V का वैल्यू इजीली निकाल सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा 5 × V - 4 प्लस 5 × V + 2 प्लस V -10 विच इज़ इक्वल टू 0, तो V का वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा 5V + 5V 10V 10V + V 11V 11V विच इज़ इक्वल टू -20 + 10 -10 -10 इज -20, है ना, कितना हो जाएगा ये बताओ, एलसीएम भी तो लिया हुआ है इसका, यहाँ से V का वैल्यू बताओ ज़रा कितना आ रहा है, V का वैल्यू कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करके, 20/11 है ना, 20 हो जाएगा ना उधर और 11 इधर बचा था, 20/11 आपका पोटेंशियल आ जाएगा। अब जैसे ही आपको पोटेंशियल का वैल्यू पता चला है ना, जैसे ही आपको ये V पोटेंशियल का वैल्यू पता चल गया, तो हमने क्या किया, अब यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया 20/11। अब हमें करंट निकालना है I1, तो I1 करंट कितना होगा, I1 करंट आपका होगा 20/11 विच इज़ V - 4/1, ये आपका करंट हो जाएगा I1। सिमिलरली हमें I2 निकालना है, तो I2 क्या हो जाएगा V + 2/1, तो 20/11 + 2/1। सिमिलरली आप I3 भी निकाल सकते हो, समझ आया। इस तरह के एनालिसिस को बोलते हैं नोडल एनालिसिस, इस एनालिसिस का जो नाम होता है इसको हम बोलते हैं नोडल एनालिसिस, इस एनालिसिस को बोलते हैं हम नोडल एनालिसिस, ठीक है। बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हम अब सर्किट का एनालिसिस कर रहे हैं। एनसीईआरटी में ये गिवन नहीं है, ये एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, ये एडिशनल पार्ट है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपके साथ डिस्कस करती हूँ, ठीक है। इस एनालिसिस को हम बोलते हैं नोडल एनालिसिस। चलो सब लोग समझ आए, सबको ये पार्ट, बहुत बढ़िया। इस तरह के 1-2 क्वेश्चंस और करते हैं, आपको क्लैरिटी आ जाएगी इसकी, है ना। 1-2 एग्जांपल्स और देख लो इसके, यू विल बी क्लियर इन दिस, ठीक है। सपोज करो आपको इस तरह की सर्किट दी हुई है, ठीक है। इस तरह की आपको सर्किट दी हुई है और सबके रेजिस्टेंस भी आपको दिए हुए हैं 2 ओम, ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 ओम, इसका पोटेंशियल है 4 वोल्ट, इसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट और इसका पोटेंशियल है 2 वोल्ट, इसका भी रेजिस्टेंस है 2 ओम, इसका भी रेजिस्टेंस है 2 ओम, ठीक है। इस तरह से आपको सर्किट दे दी गई। तो सबसे पहले नोडल पॉइंट डिसाइड करो, आप नोडल पॉइंट कौन सा लोगे। नोडल पॉइंट हमेशा वो पॉइंट लोगे जहाँ से बहुत सारी ब्रांचेस कनेक्टेड। अब यहाँ पे नोडल पॉइंट आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, ये वाला पॉइंट में ले सकते, है ना। यहाँ से देखो ये वाली ब्रांच भी कनेक्टेड है, जहाँ से आपकी सारी ब्रांचेस कनेक्टेड है, 1 2 3 4, मतलब हर ब्रांच का करंट मुझे इस जंक्शन से पास होता दिखाई दे रहा है ना। तो ये मैंने अपना पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, नोडल पॉइंट। समझ आया, हर ब्रांच का करंट मुझे इस जंक्शन से पास होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको समझ आया कैसे एनालिसिस करना है। इस तरह से आप पहले नोडल पॉइंट को डिसाइड करोगे। सबसे पहले
उसके बाद हम क्या करेंगे, हर बार यही स्टेप फॉलो करना है इस तरह के सर्किट के लिए। उसका पोटेंशियल आप मैक्सिमम कंसिडर करो, उसका पोटेंशियल एज्यूम कर लोगे V, और मान लोगे कि यही मैक्सिमम पोटेंशियल है। अब मैक्सिमम पोटेंशियल है तो इसका मतलब ये होगा कि करंट यहाँ से सब जगह जाएगी। सपोज यहाँ पे आपकी करंट चली गई है ना, यहाँ पे आपकी I1 करंट चली गई, यहाँ पे आपकी I2 करंट चली गई है ना, जो भी करंट्स जाएंगी सब इधर से ही जाएगी, जो भी करंट जाएगी सब इधर से। यहाँ पे आपके I3 करंट चली गई और यहाँ पे आपके I4 करंट चली गई। ठीक है, मैंने ऐसा मान लिया कि ये पॉइंट पे आपका पोटेंशियल मैक्सिमम है। अब आप फिर से वही जंक्शन लॉ लगाओगे किरचॉफ का, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, सम ऑफ ऑल द करेंट्स विच इज इक्वल टू 0। अब सारी की सारी करंट्स आपकी आउट गोइंग है, इस जंक्शन से सारी करंट बाहर जा रही, तो इसलिए सबको मैंने पॉजिटिव साइन रख दिया। ठीक है, और समेशन ऑफ ऑल द करेंट्स विल बी ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप I1 I2 का वैल्यू लिख सकते हो है ना, I1 I2 का वैल्यू हम सब लिख सकते हैं, तो बस वैल्यू लिख दो फटाफट। अच्छा, यहाँ पे आपका पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, देखो ये दो पॉइंट्स का पोटेंशियल आपका सेम नहीं हो जाएगा। ये दो पॉइंट्स का आपका पोटेंशियल सेम ही हो जाएगा। है ना, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल आपका 4 वोल्ट का हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ पॉजिटिव टर्मिनल में अगर +4 वोल्ट है तो नेगेटिव टर्मिनल आपका 0 हो जाएगा, और अगर यहाँ पे 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, और इस पॉइंट पे 0 हुआ तो ये पॉइंट का पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा, है ना। तो सीधी सी बात तो मुझे ये समझ आई। और सिमिलरली यहाँ भी देखूँ, इस पॉइंट का अगर 10 वोल्ट पोटेंशियल है तो यहाँ पे पोटेंशियल 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो गया तो ये भी 0 हो गया, ये 0 हो गया तो ये भी 0 हो गया, है ना। सिंपल से अगर ध्यान से सर्किट को एनालाइज करो तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल हमारा 0 आ रहा है। कोई बात नहीं, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V-0। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V-0/2। तो करंट की वैल्यू मुझे मिल जाएगी V-0/2 प्लस I2 का वैल्यू क्या होगा, देखो I2 का वैल्यू हो जाएगा आपका V-4/2, है ना। पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, V-4/2। ठीक है, I2 का वैल्यू हो जाएगा आपका V-4/2। सिमिलरली हम निकाल लेंगे I3 का वैल्यू। I3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज योर V-10/2, है ना, V-10/2। और I4 का वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, अगेन V-2 अब यहाँ पे तो कोई रेजिस्टर है नहीं। अच्छा, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कैसे लोगे आप, I4 के अक्रॉस करंट आपका इधर फ्लो कर रहा है ना, हाँ, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा बताओ, I4 के अक्रॉस V-2/2 ही होगा ना, सेम ही होगा नहीं, हाँ V-2/2 हो जाएगा, है ना, V-2/2। ठीक है, बस तो अब आप इसको सॉल्व कर दोगे, यहाँ से आपको I1 I2 I3 I4 सब पता चल जाएगा। सबसे पहले आप V का वैल्यू निकालोगे, यहाँ से कितना आ रहा है, उसके बाद आपको I1 I2 I3 और I4 सब का वैल्यू पता चल जाएगा। तो ये एनालिसिस बहुत काम आता है इस तरह के सर्किट्स में, है ना, जब आपके सेल्स और रेजिस्टेंस एक साथ कनेक्टेड हो तो हम इस तरह का नोडल एनालिसिस करते हैं। ठीक है,
एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, पूरी क्लैरिटी हो जाएगी आपको। सपोज करो मैं इस तरह का सर्किट दिया हुआ है, ये तो क्लोज सर्किट होगा। एक ओपन सर्किट का एग्जांपल देखते हैं। ओपन सर्किट में आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हो, है ना। सपोज करो मुझे इस तरह का एक ओपन सर्किट दिया हुआ, यहाँ पे एक सेल लगा है, तो ये जंक्शन पॉइंट है आपका, यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे एक सेल लगा दिया, यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा दिया, सिमिलरली यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा दिया। इस तरह का मुझे ओपन सर्किट दिया हुआ। अब ये क्लोज सर्किट नहीं है, ठीक है। समझ आया आपको? इस तरह का मुझे ओपन सर्किट दे दिया, ठीक है। लेकिन ओपन सर्किट में मुझे हर पॉइंट्स का पोटेंशियल दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल नहीं पता। जितने भी पॉइंट्स आपके हैं, हर पॉइंट का पोटेंशियल आपको गिवन है। जैसे ए पॉइंट है, इसका पोटेंशियल आपको गिवन है, दैट इज़ 10 वोल्ट, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम, इस बैटरी का ईएमएफ है 20 वोल्ट, इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम, इसका पोटेंशियल है -30 वोल्ट, इसका पोटेंशियल है आपका -50 वोल्ट, और ऊपर वाले पॉइंट का आपका पोटेंशियल है 20 वोल्ट, ठीक है। इस तरह से सर्किट आगे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है ना। मतलब ये जो ओपन सर्किट्स होते हैं ना, किसी क्लोज सर्किट का पार्ट होते हैं। ऐसा नहीं है यहाँ पे ख़त्म हो गए, ये आगे किसी दूसरी सर्किट के साथ कनेक्टेड है। हमने उसका कोई सेक्शन कंसिडर कर लिया। ओपन सर्किट का मतलब आई हैव कंसिडर वन पार्ट ऑफ दैट क्लोज सर्किट, है ना। सपोज करो किसी क्लोज सर्किट का ये एक पार्ट है ना। ओपन सर्किट का मतलब ये नहीं होता कि ओपनली एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये यहाँ पे कहीं और किसी के साथ कनेक्टेड है ना। यहाँ पे कहीं और किसी एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पे किसी और एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल आ रहा है 20 वोल्ट इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस है 2 ओम, और बैटरी का ईएमएफ है 15 वोल्ट, ठीक है। इस तरह से आपको डेटा सारा गिवन रहेगा। अब आपको इस पे वापस नोडल एनालिसिस लगाना है ना। तो नोडल एनालिसिस लगाने के लिए आप सबसे पहले नोडल पॉइंट चूज करोगे। तो नोडल पॉइंट हमें दिखाई दे ही रहा है यहाँ पे। बताओ नोडल पॉइंट क्या होगा? ये वाला सेंटर पॉइंट जो है ना, ये आपका नोडल पॉइंट होगा। यहाँ से आपकी सारी करंट्स जा रही, इस पॉइंट को हम नोडल पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। जिस ब्रांच से आपकी सारी करंट्स जा रही हैं वो पॉइंट आपका नोडल पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब वो पॉइंट पे आप सबसे पहले क्या करोगे? पोटेंशियल को मैक्सिमम अज्यूम करो, है ना। यू हैव टू अज्यूम द मैक्सिमम पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। तो मैंने मान लिया इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? V है। मैक्सिमम पोटेंशियल इस पॉइंट का कितना है? V हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हर जगह पे करंट जाएगी। देखो यहाँ से हर पॉइंट, हर ब्रांच में आपकी करंट जा रही है। सपोज करो यहाँ पे इस ब्रांच में I1 जा रही है, इस ब्रांच में आपकी I2 जा रही है, इस ब्रांच में आपकी I3 जा रही है, और इस ब्रांच में आपकी I4 जा रही है। तो स्टेप्स एकदम सेम ही रहेंगे। अब वापस से आप किरचॉफ का जंक्शन लॉ लगाओगे। जंक्शन लॉ यही बोलता है सम ऑफ ऑल द करेंट्स इज इक्वल टू 0। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू 0। जितनी भी करंट से सबका सम किसके बराबर कर दोगे? 0 के बराबर, ठीक है। तो बस अब आपको वापस से सेम स्टेप्स रिपीट करने हैं। अब I1 को आप क्या लिखोगे बताओ? सेम स्टेप्स आपको फिर से रिपीट करने हैं। चलो अब जल्दी से मुझे यहाँ पे ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताओ। I1, I2, I3, I4 की वैल्यू सबको खुद से निकालना है। I1, I2, I3 एंड I4, ठीक है। चारों करंट्स का वैल्यू मुझे निकाल के बताओ। सबको सॉल्व करना है खुद से। सर वो रेजिस्टेंस कितना है? नीचे वाला, एक मिनट रुको, कौन सा वाला रेजिस्टेंस?
क्वेश्चन सब राइट वाला ये 1 ओम का रेजिस्टर है। राइट वाला सर, ये वाला राइट वाला, अच्छा राइट वाला रेजिस्टेंस नहीं दिया, ये 2 ओम का रेजिस्टर, I3 क्या है लो? 2 ओम का रेजिस्टर है, 2 ओम का। I3 में रेजिस्टेंस पता चल गया ना सबको, 2 ओम का रेजिस्टेंस है ना, 2 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, पोटेंशियल आ रहा है, प्रियांशी का आ गया 20/3 आंसर। अच्छा, बाकियों का क्या आ रहा है भाई? (20/3 is not correct. There is some mistake in calculation. देखो इधर सब, I1 करंट में कैसे लिखूंगा? देखो पोटेंशियल डिफरेंस लेना है ना मेरे को, V इधर जाऊंगा तो कितना हो जाएगा -20, और यहाँ पे पोटेंशियल आपका कितना है 10 है ना, तो V -20 -10 कितना हो जाएगा? I1 का वैल्यू आपका हो जाएगा V -30/1। समझ आया? I1 का वैल्यू होगा आपका V -30/1। बेटा ये पोटेंशियल को भी देखना है अब हमें, खाली बैटरी वाले को ही नहीं देखना है, यहाँ पे भी पोटेंशियल आपको दिया हुआ है। ठीक है, नेट पोटेंशियल ड्रॉप लेना है ना आपको, तो V तो मैक्सिमम पोटेंशियल हो गया, इसमें से इन दोनों को माइनस करोगे ना, नेट पोटेंशियल ड्रॉप आपको निकालना। समझ आया? हाँ, 20/6 आ रहा है मितेश का। बेटा गड़बड़ करी, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है। इधर देखो, I1 का करंट आपका कितना होगा V -30/1 प्लस, अब I2 का करंट कैसे लिखेंगे? देखो I2 करंट आपका कहाँ जा रहा है? ऊपर वाली ब्रांच में, है ना, तो ऊपर वाली ब्रांच के लिए मैक्सिमम पोटेंशियल तो आपका V रहेगा, V -15 -20 तो हो जाएगा V -35/2। ये आपका करंट हो जाएगा I2।
I2 करंट विल बी V माइनस 35/2 प्लस, अब आ जाओ I3 करंट पे। I3 करंट को कैसे लिखेंगे देखो, V, अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ रहा है और नेगेटिव टर्मिनल बाद में आ रहा है, तो वैसे ही ये पोटेंशियल नेगेटिव होगा, है ना, ये पोटेंशियल वैसे ही नेगेटिव होगा। तो ये कितना हो जाएगा, V माइनस ऑफ -5 -50, तो ये कितना हो जाएगा, मतलब -50 + 5 आपका हो जाएगा, है ना, नेगेटिव है ना दोनों, ये दोनों नेगेटिव है ना, समझ आ रही है आपको। ये पोटेंशियल को मैं कैसे लिखूंगा, पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा V -50 + 5। देखो यहाँ से आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे -50 है, जब आप इस पॉइंट पे पहुँचोगे तो आपका पोटेंशियल इंक्रीज करेगा ना, -50 + 5, तो ये कितना हो जाएगा इस पॉइंट के अक्रॉस, -50 + 5 आपका हो जाएगा -45, है ना। तो -45 आपका इधर का पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, माइनस ऑफ -45 ना, तो +45 हो जाएगा ना, V + 45/2, ये आपका हो जाएगा I3 का करंट। सिमिलरली आप निकालोगे I4 का करंट, तो I4 करंट कितना होगा देखो, I4 करंट आपका ये वाली ब्रांच में जा रहा है ना, तो अब ये वाली ब्रांच में देखो नेट पोटेंशियल कितना आ रहा है, यहाँ पे खाली एक ही पोटेंशियल है -30, तो सिंपली आप लिखोगे V माइनस ऑफ -30, मतलब ये हो जाएगा V + 30, V + 30/1, ये आपका हो जाएगा I4 करंट। इक्वेशन सबका सही होना चाहिए, तो अब आपका आंसर करेक्ट आएगा। अब इसको सॉल्व करो और यहाँ से बताओ V का वैल्यू कितना है, इक्वेशन सही बताओ और उसके बाद हाँ अब आंसर देख लो क्या आएगा, -5/3 आ रहा होगा, बिल्कुल सही जवाब है ना, करेक्ट, वेरी करेक्ट। तो आपका पोटेंशियल का वैल्यू आ जाएगा -5/3, बिल्कुल सही जवाब है। अब आप I1 I2 I3 I4 की वैल्यू निकाल सकते हो, चलो निकाल के बताओ, I1 कितना आ रहा है, I2 कितना आ रहा है, I3 कितना आ रहा है, I4 कितना आ रहा है, करंट का वैल्यू निकालो। पोटेंशियल डिफरेंस लेना, इसको हमेशा याद रखो, करंट को डिफाइन करने के लिए हमेशा आपको पोटेंशियल का डिफरेंस लेना है। बच्चे यहाँ पे ही गड़बड़ करते हैं, पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं लेते प्रॉपरली, ठीक है। हर ब्रांच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस लेना है और उसको फिर रेजिस्टेंस से डिवाइड करना है, तो आपको करंट मिल जाएगा उस ब्रांच में, उस पर्टिकुलर ब्रांच में आपको करंट निकालना है, तो पोटेंशियल के डिफरेंस को आपको रेजिस्टेंस से डिवाइड करना है, इस बात को हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। चलो क्लास ओवर करते, वैसे ही टाइम आपका अप हो गया है ना। इसको आप सॉल्व कर लेना, I1 I2 I3 I4 का वैल्यू निकालना। थैंक यू सर। ठीक है बेटा, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।